हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम DSSP सिलेबस के यूनिट 6 का जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ध्वनि ध्वनि और अलंकार। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का एक प्रमुख सिद्धांत है। यह सिद्धांत काव्य के मूल तत्वों को समझने में मदद करता है। ध्वनि सिद्धांत के मुताबिक काव्य में रस, अलंकार, वक्रोक्ति और रीति जैसे तत्वों का समावेश होता है। ठीक है, और रस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। रस क्या होते हैं, ठीक है, उनकी क्या परिभाषा है, क्या महत्व है सौंदर्य शास्त्र में, किसने रस का प्रतिपादन किया था, सभी। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके भी कोई भी आर्ट एग्ज़ाम की, तो उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि सिद्धांत की जो निष्पत्ति है वो ध्वन धातु से हुई है। ठीक है, ध्वन धातु में ई प्रत्यय के संयोग से हुई है। ठीक है, ध्वन में ई प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो वो ध्वनि हो जाता है, तो उसी से इस शब्द का जो है उत्पत्ति हुई है। ध्वनि शब्द का सामान्य अर्थ है कानों में सुनाई पड़ने वाला नाद या फिर आवाज। ध्वनि की परिभाषा आनंदवर्धन के अनुसार जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ को गौण बनाकर काव्यार्थ व्यक्त करते हैं वह ध्वनि कहलाती है। आचार्य मम्मट के अनुसार ध्वनि की परिभाषा जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अतिशय उत्तम अर्थात चमत्कारिपूर्ण होता है उसे ही विद्वानों ने ध्वनि कहा है। ध्वनि सिद्धांत का आधार जो है वो अर्थ ध्वनि को माना जाता है। अर्थ ध्वनि को माना जाता है। इस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय जाता है आनंद वर्धन को। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक या स्थापना का श्रेय पूछा जाए तो वो हो जाएगा आनंदवर्धन। किंतु कहा जाता है कि अन्य संप्रदायों की तरह ध्वनि सिद्धांत का जन्म भी आनंदवर्धन से पूर्व हो चुका है। लेकिन अगर हमसे एग्जाम में पूछेगा और हम पढ़ रहे हैं तो वो आनंदवर्धन का नाम ही ध्वनि सिद्धांत के साथ आता है। ध्वनि सिद्धांत की स्थापना आनंदवर्धन ने की थी। आनंदवर्धन के पश्चात अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक पर लोचन टीका लिखकर ध्वनि सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया था। ठीक है, और अभिनव गुप्त के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद किए हैं। कौन कौन से? तो आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि के 3 भेद हैं, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है, जबकि अभिनव गुप्त रस ध्वनि को ध्वनित या फिर अभिव्यंजित मानते हैं। आचार्य मम्मट ने ध्वनि सिद्धांत को मजबूत किया था। ये ध्वनि सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने जो है ध्वनि सिद्धांत का पक्ष लिया था, ये भी उसी के समर्थक थे। लेकिन कुछ ऐसे दार्शनिक थे जो कि ध्वनि सिद्धांत के विरोधी थे, जैसे कि मुकुल भट्ट, महिम भट्ट और कुंतक। और इन्होंने जो आचार्य मम्मट थे, इन्होंने इन जो ये विरोधी सौंदर्य शास्त्री थे, इनकी जो धारणाएं थी ध्वनि सिद्धांत को लेकर, उनका खंडन किया था। आचार्य मम्मट ने व्यंजना को काव्य के लिए अपरिहार्य माना है, इसलिए उन्हें ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आचार्य मम्मट को ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य कहा जाता है। ध्वनि सिद्धांत का आधार स्फोटक सिद्धांत है। काव्य शास्त्र में ध्वनि का संबंध व्यंजना शक्ति से है। ध्वनि सिद्धांत की विशेषता, यह एक
यह एक सार्वजनीन सिद्धांत है। यह काव्य की व्यापक और सूक्ष्म विशेषताओं को समेटता है। यह काव्य में जितनी भी व्यापक और छोटी से बड़ी, व्यापक मतलब बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी विशेषताओं को यह समेटता है। यह काव्य के मूल तत्वों को समझने में मदद करता है। यह काव्य के लक्ष्य अर्थ को समझने के साथ साथ पाठक के हृदय में संवेदना जगाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा ध्वनि जो है वो खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार आपने पढ़ा होगा, हिंदी में भी आपने अलंकार पढ़ा होगा। ठीक है, अलंकार का बेसिक सा मतलब होता है सुंदरता, सजावट। ठीक है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अलंकार एक संस्कृत शब्द है। सबसे पहली नोट करने वाली बात है कि ये जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, अलंकरण का अर्थ होता है सजावट या फिर सौंदर्य या सुंदरता। और इसके कई अन्य अर्थ हैं, जैसे पर्याप्त, बनाना, आभूषण, मतलब इस तरह से ये बेसिकली सजावट से संबंधित वर्ड है। इसका तात्पर्य आभूषणों से भी हो सकता है। इसका तात्पर्य रूप को उपमाओं और व्यंग शब्दों जैसे साहित्यिक उपकरणों में भी हो सकता है। जब हिंदी में हम अलंकार पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि रूपक, उपमा, ठीक है, उपमेय और ये सब जो इसके भेद हैं, तो इनमें हमें इनका जो साहित्यिक अर्थ है वो हमें देखने को मिलता है। इसका तात्पर्य काव्यात्मक उपकरणों के माध्यम से प्राप्त ध्वनि और भाव की समग्र सुंदरता से भी हो सकता है। कि ये मतलब जैसे हम काव्य शास्त्र की बात करें तो उसमें अलंकार, अब आप ये सोचेंगे कि उसमें सजावट कैसे होगी। ठीक है, जहाँ हम काव्य शास्त्र की बात कर रहे हैं, जहाँ पर शब्दों का सिर्फ खेल है, तो ऐसे में उन शब्दों से ही, मतलब ऐसे शब्दों का वहाँ पर यूज़ करना जो कि सुनने में अच्छे लगे। ठीक है, और उनसे उस जो हम भाव कहना चाह रहे हैं उस काव्य के माध्यम से, उस गीत के माध्यम से या फिर उस गद्य पद्य के माध्यम से, तो उसकी सुंदरता बढ़े, तो वहाँ पर भी अलंकार का यूज़ होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि अलंकार भारतीय साहित्य आलोचना में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और इसका उपयोग कविता, संगीत और अन्य रचनात्मक कला की सुंदरता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब मान लो कि आपने कोई एक पोएम लिखी है, ठीक है, उसको आपको सबके सामने प्रेजेंट करना है, सबको सुनाना है। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट तो है जिसने कि पूरा उसको स्टोरी की तरह रीड कर दिया है वहाँ पर जाकर, और एक स्टूडेंट गया है जिसने क्या किया है, प्रॉपर वे में फुल स्टॉप और जो जितने भी जो विराम, अर्धविराम, ये सारे चिन्ह लगाकर पूरी लय के साथ उन्होंने उस पोएम को गाया है। तो कौन सी अच्छी लगेगी? ऑब्वियसली जिन्होंने पूरी लय के साथ उसे गाया है उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा आएगा, जिसने एक्सप्रेशन दिए हैं। तो यही जो है उस काव्य का अलंकार है। अलंकार का इस्तेमाल शारीरिक सजावट और अलंकरण के संदर्भ में भी किया जाता है। मूर्तिकला में मानव शरीर का चित्रण होता है। विद्वानों ने उन कई अलंकरणों की ओर इशारा किया है जो उन्हें सजाते हैं। इनमें दिखाई देने वाले पतले कपड़े, आभूषण, फूल, मुकुट, केश विन्यास और शुभ चिन्ह शामिल हैं। इसके अलावा खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर में अलंकारिक मूर्तिकला जैसे कई मूर्तिकला चित्रण महिलाओं को काजल लगाते या खुद को लेप से अभिषेक करते हुए दर्शाया है, जबकि वे श्रृंगार करती हैं। ठीक है, सजावट और अलंकरण का कार्य। अब देखिए, एक मिनट इस पिक्चर को आप छोड़िए, एक मिनट मैं वो पिक्चर लगाना भूल गई हूँ। आप ये सोचिए, आप जब किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं कि बिल्कुल कलरफुल जो मूर्ति है, पूरे उसके जो होठ है, आँख है, उसका जो टीका है, उसकी जो बाल है, वो सब प्रॉपर कलर में बने हुए होते हैं। ठीक है, और उन्होंने जो वस्त्र पहने हुए होते हैं वो भी अलग अलग कलर के होते हैं,
उनका पूरा जो श्रृंगार है, गहने वगैरह हैं, वो सब हमें बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं और उससे हमें पता चलता है कि ये कितनी सुंदर है। ठीक है? ये तो हो गई जो हमें मूर्तियाँ जो वो मंदिर वगैरह में दिखाई देती हैं। अब आता है जैसे कि ये खजुराहो वगैरह की या जितने किले वगैरह हैं, कोई गुफाएँ हैं, उनमें कोई मूर्तियाँ मिलती हैं। तो उनमें आपने देखा है कि हमें सिर्फ़ एक उसी पत्थर से उनको कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं सेम, ठीक है? आभास है कि हाँ, ये इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, इन्होंने गहने पहने हुए हैं और इन्होंने हाथ में कुछ लिया हुआ है, इस टाइप से। लेकिन हमें वो कलर, वो उनके फेस का कलर, उनके आँखों का कलर, वो सब हमें या वस्त्रों का कलर वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन उसमें भी एक सुंदरता छिपी हुई होती है, ठीक है? अब ये एक लक्ष्मण मंदिर की दीवार का वो है, मूर्ति है, दर्पण को देखती हुई महिला। अब इसमें देखिए पूरा इन्होंने गहने पहने हुए हैं। अब इसकी जगह आप इमेजिन करके देखिए कि इन्होंने ये गहने वगैरह, हाथ में कड़े वगैरह कुछ नहीं पहना होता और सिंपल सी मूर्ति होती और एक ये मूर्ति है। आप दोनों को कंपेयर कीजिए कि आपको इनमें से कौन-सी अच्छी लगती है। ऑब्वियसली सब कहेंगे कि यही वाली मूर्ति जो है वो अच्छी लगती है दिखने में। तो इसी को हम अलंकार बोलते हैं, इसी को हम सजावट, सुंदरता बोलते हैं, जिससे कि इस मूर्ति की जो सुंदरता है, जो शोभा है वो बढ़ गई है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। काव्य शास्त्र के विज्ञान के लिए संस्कृत शब्द अलंकार शास्त्र है, ठीक है? काव्य शास्त्र का जो विज्ञान है वो अलंकार शास्त्र उसे हम बोलते हैं। अलंकार शास्त्र जो है वो सौंदर्य शास्त्र का पारंपरिक भारतीय विज्ञान है जो साहित्यिक रचना और अलंकरण के सिद्धांतों से संबंधित है। यह साहित्यिक उपकरणों का उपयोग करने तथा मन भावन रचनाएं बनाने के लिए शब्दों और वाक्यांशों को व्यवस्थित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। समकालीन भारतीय साहित्य और कविता में इसका अध्ययन और अनुप्रयोग अभी भी किया जाता है। अच्छा, ये कोई बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। आप अगर इनका बस बेस समझ लेंगे, इनका मतलब समझ लेंगे एक बार, तो आप इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो इजीली कर पाएंगे। अलंकार के विवरण और रूपों को कई मध्यकालीन ग्रंथों में गहराई से खोजा गया है जो प्रदर्शन, रंगमंच और कविता से संबंधित है, ठीक है, जिनमें ये शामिल हैं। और इनके अंदर ये तीनों को शामिल किया गया है। अलंकार के ये ग्रंथ, सबसे पहले नाट्यशास्त्र, ठीक है, क्योंकि प्रदर्शन कला का अगर हम बोल रहे हैं, यानी कि नाटक वगैरह या फिर कोई नाटक वगैरह है, कोई कविता है या कोई मूर्ति है, सभी में हमें अलंकार मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जो मूर्तियां हैं या कोई पिक्चर है सिर्फ उसी में, नहीं, अलंकार सभी में आपको देखने को मिलेगा। किसी ने कविता लिखी है, उसके वर्डिंग बहुत सुंदर है, वो भी अलंकार है, ठीक है। किसी ने वस्त्र पहने हैं, उनका कलर अच्छा है, उन्होंने साज सज्जा की है, उन्होंने आभूषण पहने हैं, वो भी अलंकार है। किसी ने नाटक प्रस्तुत किया है, उस नाटक को करने का तरीका, उसके भाव, उन करने वालों के एक्सप्रेशन, वो सब बहुत सुंदर है, ठीक है। उन्होंने उस हिसाब से अपने वो आपको तैयार किया है, तो वो भी अलंकार है, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर जगह में या पर्टिकुलर चीज़ में अलंकार नहीं है, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं सभी में अलंकार है। तो इनमें शामिल किया गया है बेसिकली जो मेन है, जैसे कि नाट्य शास्त्र प्राचीन काल का, और नाट्य शास्त्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाट्य शास्त्र में काव्य अलंकार, रस सूत्र, वृत्ति और काव्य प्रकाश, ठीक है। तो इन तीनों को अलंकार के इसमें शामिल किया गया है। तो ये हमारा जो अलंकार और ध्वनि सिद्धांत का जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कुछ ओपिनियन है तो वो आप बताइएगा। थैंक यू।